हेलो गाइस। हम इंटरनल सिक्योरिटी हमने शुरुआत की थी। इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। ओके, आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने बॉर्डर मैनेजमेंट तक टॉपिक डिस्कस किया था। हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिस्कस किया था। हमने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी डिस्कस की थी। हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। हमने और भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, क्या चैलेंजेस हैं। ओके, क्या काजेस हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, और कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है। ओके, म्यांमार के साथ क्या चैलेंजेस है, पाकिस्तान के साथ क्या चैलेंजेस है, चाइना के साथ क्या चैलेंजेस हैं, नेपाल के साथ क्या चैलेंजेस हैं। अब म्यांमार की बात की जाए, म्यांमार में अगर हम बात करें तो इलीगल माइग्रेशंस हैं म्यांमार में। ओके, तो उसको कर्व करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेटेड बॉर्डर कंप्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उसमें सर्वेलांस सिस्टम है, बॉर्डर डोमिनेशन है, तो वो हम कर रहे हैं। कंप्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उसको कैरी आउट किए जा रहा है। ओके, तो बॉर्डर मैनेजमेंट में कम्युनिटी का क्या रोल है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। म्यांमार के साथ रोहिंग्या का इशू है ना। तो पॉरस ट्रेन है, डिफिकल्ट ट्रेन है। अब वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ उनकी एथनिक टाइज हैं, सेम एथनिक ग्रुप्स म्यांमार में भी रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी रहते हैं। ओके, तो वे फॉरवर्ड हमने डिस्कस किया। रोहिंग्या केस क्या है, अब कम्युनिटीज किस तरह से कर सकती हैं, तो हमने इंश्योर करना है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो। अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है, कम्युनिटीज़ को बीच में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, एक कॉन्फिडेंस उनके बीच में बिल्डअप करने की ज़रूरत है, म्यूचुअल ट्रस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस और कम्युनिटीज़ के बीच में बिल्डअप करने की ज़रूरत है। ओके, तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किया है, इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है, बजट जो है वो ज़्यादा दिए जा रहे हैं। ओके, अब मैरीटाइम मैनेजमेंट की बात करें, क्या है मैरीटाइम मैनेजमेंट। ओके, तो अब हमारे जो कोस्टल रीजन है, मेजर्स लिए जाते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है, ताकि अपनी जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, कोस्ट लाइन बॉर्डर्स हैं, तो उनको बचाया जाता है किससे, इंसर्जेंसी से, नारकोटिक्स से, टेररिज्म से, स्मगलिंग से, इलीगल माइग्रेशन से, पायरेसी से और दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटी से। तो ये क्रूशियल एस्पेक्ट है कोस्टल नेशनल सिक्योरिटी के लिए। हमारी टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा, कम से कम 7,517 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। ओके, तो जिसमें जो मेन लैंड का कोस्ट लाइन है, कुछ आइलैंड टेरिटरीज हैं, कुछ मेन लैंड टेरिटरीज हैं, तो उनका बॉर्डर्स और उनके बॉर्डर्स को मिला के कोई कम से कम कोस्ट लाइन बनती है 7,517 किलोमीटर की। तो मैरीटाइम बॉर्डरीज किन किन कंट्रीज के साथ है, बांग्लादेश के साथ मैरीटाइम भी है, मेन लैंड बाउंड्री भी है, और मालदीव्स के साथ है, म्यांमार के साथ है,
इंडोनेशिया के साथ है, श्रीलंका के साथ है, थाईलैंड के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया। तो उसके बाद इंडोनेशिया है, मालदीव्स हैं। तो कंट्रीज़ की मैरीटाइम बाउंड्रीज किन किन के साथ हैं? तो क्योंकि अब इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं, 205 माइनर पोर्ट्स हैं कोस्ट लाइन पे, है ना। तो जितना ट्रेड है वो बड़ा ज़्यादा ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ट्रेड हैंडल करते हैं हमारे पोर्ट्स। ठीक है। मैरीटाइम बॉर्डर, उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, ठीक है। तो वो लाइव्स को बचाते हैं, वो सोटीज सर्विलांस सोटीज कैरी आउट करते हैं, फॉरेन फिशिंग बोट्स इंडियन वाटर्स में जो इलीगली एंटर करते हैं सर्विलांस सिक्योरिटीज कैरी आउट करते हैं, और जो फॉरेन उनको वो अप्रीहेंड करते हैं फिशिंग बोट्स को। ओके। तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, मार्कोस वुमेन इन मैरीन कमांडो फोर्सेस। तो इंडियन वुमेन, इंडियन नेवी ने वुमेन को भी अलो किया स्पेशल फोर्सेस के लिए। मैरीटाइम कमांडोज बन सकती हैं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करती हैं। तो एज अग्निवीर वो ज्वाइन कर सकती हैं 2013 से। ठीक है। अभी अब कॉपरेशन मल्टीनेशनल जो है नेवल पार्टनरशिप है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का मतलब क्या है? तो बहारियन बेस्ड एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है। तो मल्टीनेशनल नेवी पार्टनरशिप है ताकि सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, स्टेबिलिटी लानी है, प्रोस्पेरिटी लानी है इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर। तो जितने भी शिपिंग लाइंस हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट शिपिंग लाइंस है, वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो वन बॉर्डर वन फोर्स, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया प्रिंसिपल ऑफ वन बॉर्डर वन मोर्स फोर्स ताकि अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स कर सकें, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है फॉर मैरीटाइम बॉर्डर्स। ओके। तो स्टेट कोस्टल पुलिस या इंडियन नेवी या नेशनल कोस्टल गार्ड्स जो हैं
उनकी ओवरलैपिंग जो रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, ठीक है, तो ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो उनका कोई एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, एक कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं उसमें, तो कन्फ्लिक्शन है। ओके, तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो मैरीटाइम जो जोन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, बॉर्डर गार्डिंग का काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो वास्ट ओशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन नेवी की रहती है 12 से 200 नॉटिकल माइल्स तक। ओके, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की जाए, कोस्टल सिक्योरिटी की बात की जाए, ऑफशोर सिक्योरिटी की बात की जाए, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। कोस्टल ऑफशोर सिक्योरिटी, है ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, ऑफशोर सिक्योरिटी, कॉस्ट लाइंस जो है वो इंटीग्रेटेड नहीं है। तो पायरेसी वहां पे देखने को मिलती हैं, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट वहां पे देखने को मिलती है, आर्म्ड रॉबरी देखने को मिलती हैं। ओके, अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नियर बाई मालदीव्स में सिक्योरिटी चैलेंजेस करता है पोस ये। तो ऑफशोर जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है बॉम्बे हाई, तो उसको पोटेंशियल उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है पोटेंशियल थ्रेट से, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं कलपक्कम में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन है, उनको करने की ज़रूरत है। तो इंडियन फिशरमैन को डिटेन कर लेता है पाकिस्तानी फोर्सेस, तो डिप्लोमेटिक टेंशन हो जाती है, फिशिंग राइट्स की जो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, टेंशन हो जाती है नेशंस के बीच में, इंडिया पाकिस्तान में। श्रीलंका के में इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो गार्ड करना कॉस्ट लाइन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। जो शिपिंग लेन्स हैं उनको गार्ड करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। जो हमारे ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग बॉम्बे हाई है जैसे, तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन को सिक्योर करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। हमारे कोस्टल एरिया में जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनके इंस्टॉलेशन को, उनको रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर चाहिए सैबोटेज से बचाने के लिए। तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी ये इनमें आता है, एक तो इंडियन कोस्टल गार्ड, इसमें आती है इंडियन नेवी और स्पेशल कोस्टल पुलिस भी आती है इसमें। सर्विलांस हैं, जो मेजर पोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी करनी है, माइनर पोर्ट्स की सिक्योरिटी करनी है, ठीक है, कोस्टल पुलिस स्टेशन हैं, फिशिंग विलेजेस हैं, तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो फिशरमैन को बायोमेट्रिक आईडी कार्ड्स दिए गए हैं, तो कोस्टल पुलिस स्टेशन सेटअप किए गए हैं, मैरीन पुलिस फोर्स सेटअप की है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। तो ये वे फॉरवर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करने की ज़रूरत है, लीगल फ्रेमवर्क सेटअप करने की ज़रूरत है। एजेंसीज को इंडियन नेवी, स्टेट कोस्टल पुलिस, इंडियन कोस्टल गार्ड्स, तो एक यूनिटी ऑफ कमांड की ज़रूरत है इनमें।
ओके गाइस, पायरेसी से बचाने की ज़रूरत है हमारे शिप्स को, सोमाली पायरेट से बचाने की ज़रूरत है। ओके गाइस, हाउदीस हैं, सोमाली पायरेट्स हैं, तो ये क्या करते हैं, हमास, गाज़ा और इसराइल वार को सपोर्ट करते हैं, और ईरान भी सपोर्ट करता है। यमनी हाउदी ग्रुप, यमन के जो हाउदीस हैं वो क्या करते हैं, गाज़ा में जो हमास है उनको सपोर्ट करते हैं, और ईरान इनको बैक करता है हाउदीस ग्रुप को। तो ये क्या करते हैं कि जो भी शिप्स होती हैं इसराइल की, तो उनको ये अटैक करते हैं, कहते हैं कि हम अपने समुद्र से इनकी शिप्स को हम जाने नहीं देंगे। तो सोमालिया को एक फेल्ड स्टेट बन गया था 1922 में। तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे। इससे क्या होता है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। आप काउंटर पायरेसी के लिए बड़े सारे लॉस हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, तो एक लीगल फ्रेमवर्क है, ग्लोबल कॉपरेशन करने की ज़रूरत है आपस में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है ऑन लॉ ऑफ सी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है। तो पायरेसी को काउंटर करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉपरेशन की ज़रूरत है, लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ट्रेनिंग किनको देनी है, क्रू मेंबर्स को, शिप क्रूज को, पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, नेवल की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करते हैं ताकि बैटल कोऑर्डिनेशन हो जाए रिस्पॉन्स करने के लिए पायरेसी का। तो एंटी मैरिटाइम पॉलिसी बिल इंडिया ने लाया था, तो इसके लिए बियॉन्ड द जो जोन है 200 नॉटिकल माइल्स, वहाँ पे उसको कैसे टैकल करना है पायरेसी के साथ, तो उसके लिए एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल लाई थी इंडिया ने 2019 में। तो ये लॉज जो है वो अलाइन करता है जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ है ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इसमें पनिशेबल है ये ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट का है, फाइन का है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं गाइस, मनी लॉन्ड्रिंग। तो हमने बॉर्डर मैनेजमेंट में डिस्कस किया, हमने इनलैंड बॉर्डर्स डिस्कस किया, हमने कोस्टल बॉर्डर्स के बारे में डिस्कस किया, क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, कौन से कैसे हम चैलेंजेस क्या क्या हैं, बेसिकली इशू क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, इशू को डिफाइन किया, चैलेंजेस को डिफाइन किया, है ना। तो किस तरह से क्या मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और क्या मेजर्स ले सकते हैं ताकि हम बॉर्डर मैनेजमेंट को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके, चाहे वो सर्वेलांस सिस्टम हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी हो, चाहे वो एंटी मैरीन पायरेसी बिल हो, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो इंडिया नेपाल रिलेशन हो, चाहे वो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, चाहे क्रॉस बॉर्डर फेक करेंसी का इशू हो, चाहे इंसर्जेंसी हो, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो, इलीगल माइग्रेशन हो, तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए
मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, स्टेट फोर्स को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, बजट एलोकेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन जो डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, पोरस बॉर्डर्स हैं, ट्रेन्स डिफिकल्ट हैं। ओके, तो ये सारा हमने डिस्कस करा इसमें। ओके गाइस, तो मैरीटाइम मैनेजमेंट की बात की हमने, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की, पायरेसी की बात की। ओके, अब मनी लॉन्ड्रिंग देखते हैं, क्या है मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसमें है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स इलीगल मनी को इलीगलाइज किया जाता है। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इसमें तीन चीजें आती हैं, प्लेसमेंट होती है पहले, लेयरिंग होती है और उसके बाद इंटीग्रेशन होती है। तीन चीजें याद रखनी है हमने, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो हम डर्टी मनी को, इसमें करते क्या है, डर्टी मनी को हम क्लीन मनी करने की कोशिश करते हैं, इसी को तभी तो हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो उसका ट्रू नेचर है मनी का, कहाँ से सोर्स है, डर्टी मनी है कहाँ से आया, है ना। तो इससे क्या होता है कि अथॉरिटीज को जो इलिसिट मनी होता है वो डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, तो किस तरह से हम इसको, जो ट्रू नेचर होता है, हमारा जो गंदा मनी होता है उसको हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव होता क्या है, बेसिकली गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा अब गवर्नमेंट उसको सीज ना कर ले, एसेट्स को सीज ना कर ले। ठीक है, तो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा है, इलीगल एक्टिविटीज़ करके पैसे कमाया है, तो उसको छुपा के रखना है और अथॉरिटीज़ को पता नहीं चलने देना है। और इसको आपने बताना ऐसा है कि उसको जो इलीगल फंड्स हैं वो आपने कमाया है लेजिटिमेट तरीके से, आपने लेजिटिमेट बिजनेस में कमाया है। तो उन पैसों का इस्तेमाल क्या किया है, किस में लगाया जाता है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम में लगाया जाता है, टेरर को फाइनेंसिंग में लगाया जाता है, टैक्स का बचाया जाता है, टैक्स इवेजन किया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें प्लेसमेंट की जाती है, उसके बाद लेयरिंग की जाती है, उसके बाद फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको। तो बेसिकली टेक्निक्स है, हवाला सिस्टम इंडिया में, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है, कैसीनो नॉर्थ अमेरिका में एक तरीका है। शेल कंपनीज के जरिए क्या होती है कि कंपनीज सही में काम नहीं कर रही होती हैं, सिर्फ पेपर में कंपनीज होती हैं, रियल में कंपनीज का एग्जिस्टेंस होता नहीं है, उसको बोलते हैं शेल कंपनीज। ठीक है, तो बड़े सारे टेक्निक्स का अडाप्ट करते हैं। हवाला का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, ये भी एक फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है मनी का, लेकिन मनी का ट्रांसफर हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में जाता ही नहीं है पैसा। अब दुबई में हवाला ट्रांजैक्शंस बड़ी ज़्यादा होती हैं, दुबई में एक सेंटर है। ओके, तो क्रिप्टो करेंसीज का भी इस्तेमाल होता है मनी लॉन्ड्रिंग में। क्योंकि वहां पे कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि ट्रांजैक्शंस को चेक कर सके। तो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला में क्या है, हवाला सिस्टम एक दुबई में बहुत फेमस है, और ये एक फॉर्म है मनी लॉन्ड्रिंग का। हम इसमें डर्टी इलीगल तरीके से जमा किया हुआ पैसा, स्मगलिंग से जमा किया हुआ पैसा, इलीगल एक्टिविटी से जमा किया हुआ पैसा को हम क्या करते हैं, हम उसकी क्या करते हैं, हम उसको प्लेसिंग करते हैं, उसको लेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो हम उसको फिर से क्या करते हैं, उसको फाइनेंशियल सिस्टम में री इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम शेल कंपनीज बना देते हैं, हम हवाला बिजनेस के जरिए, इसमें फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है पैसे का, लेकिन पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं विदाउट फिजिकल मूवमेंट, बैंकिंग का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। शेल कंपनीज बना दी, तो ये बताया जाता है कि पैसे जो है वो इलीगल तरीके से ना कमा के हमने लीगल तरीके से कमाए हैं। जैसे शेल कंपनीज, हम बता देंगे कि सोर्स नहीं बताएंगे पैसे का, तो वो सोर्स हम बताएंगे कि लीगल सोर्स बताएंगे, इलीगल सोर्स नहीं बताएंगे। तो इसके लिए पीएमएलए एक्ट आया था 2002 में। तो क्रिप्टो करेंसी हो गया, हवाला करेंसी हो गया, तो ये क्या होता है, ये एक तरीका होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो इसके क्या होता है, ड्रग नरकोटिक्स स्मगलिंग होती है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में कंट्रीब्यूट करता है, जो लेजिटिमेट बिजनेस है उनको नुकसान करता है, अनएथिकल चीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये इम्पैक्ट करता है, सोशल इम्पैक्ट तो है ही है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो है ही है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता, सिक्योरिटी इम्पैक्ट इसका ये है कि क्राइम बढ़ता है, इलीगल एक्टिविटीज बढ़ती हैं। ओके, तो मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए, तो मनी लॉन्ड्रिंग से जो पैसा आया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फिर बिनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। तो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को ये फैसिलिटेट करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये लीगल फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी मेजर्स है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इंडिया मेंबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, सीबीआई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है इन्फॉर्मेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, वो इंश्योर करता है कि लोग जो है टैक्स लॉज के साथ कंप्लाइंस करें। ठीक है, तो ये सारे लीगल फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी मेजर्स हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तो ये इन्वेस्टिगेशन करता है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस का, प्रॉपर्टीज को अटैच करता है। ओके गाइस, पीएमएलए एक्ट है, पीएलए अमेंडमेंट किया था 2009 में, 2012 में भी अमेंडमेंट किया था, 2019 में भी अमेंडमेंट किया था। ओके, तो इसको बनाया गया कि ये नॉन अवेलेबल वारंट है और अरेस्ट हो सकती है विदाउट वारंट के, कॉग्निजेबल है। ईडी, तो बड़े सारे जो है मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने
मनी लॉन्ड्रिंग को लेके क्यों है मनी लॉन्ड्रिंग, टेक्निक्स क्या क्या है। स्विस बैंक जैसे स्विट्जरलैंड कैश है, कैसीनो है, हवाला है, ये सारे सिस्टम है। क्रिप्टो करेंसी का है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ओके, तो इससे टायरर फाइनेंसिंग भी देखने को मिलती है। तो टेरर की फाइनेंसिंग को रोकने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। अब एनजीओ को जो पैसा मिलता है उसको रेगुलेट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, एफसीआरए एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, एफएटीएफ एक्ट है। क्रिप्टो करेंसी को टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, अभी हम देखते हैं और क्या क्या है सिलेबस में। अभी हम देखेंगे, हमने एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट और स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म का क्या रिलेशन है। हमने मनी लॉन्ड्रिंग को पढ़ा, हमने इट्स प्रिवेंशन को पढ़ा, हमने जो बॉर्डर एरियाज की मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, हमने लिंकेज किया ऑर्गेनाइज क्राइम का टेररिज्म के साथ। ठीक है, ओके। तो मीडिया क्या, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या रोल है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में, वो हमने देखना है ना। क्या है कम्युनिकेशन नेटवर्क में, कम्युनिकेशन नेटवर्क में रोल ऑफ मीडिया का, सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी मीडिया का क्या, कैसे वो चैलेंज पोज कर रही है इंटरनल सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में देखते हैं। टेररिज्म क्या चीज़ है, टेरर फाइनेंसिंग क्या चीज़ है। ओके, तो टेरर फाइनेंसिंग को हम देखते हैं, क्या होता है टेरर फाइनेंसिंग। ओके गाइस, तो हम इंटरनल सिक्योरिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने, आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी क्या होता है कि इलीगल एक्टिविटीज से जो हम फंड्स जो है वो अर्न करते हैं। इनकम लीगल होती है, बट यहाँ पे, वहाँ पे इनकम इलीगल होती है, और ब्लैक मनी में इनकम लीगल होती है बट वहाँ पे टैक्स पर्पस के लिए उसको रिकवर नहीं किया जाता, दैट इज ब्लैक मनी। एंड मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि आपने डर्टी इलीगल तरीके से कमाए हुए पैसे को आप बताते हो कि हमने इलीगल तरीके से कमाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, तो तो सोर्स क्या है,
टैक्स इवेजन एक सोर्स है ब्लैक मनी का, ठीक है। शेल कंपनीज क्या है, बेसिकली इलिसिट बिजनेसेस हैं, ओके। अब गोल्ड ज्वेलरी क्या है, इजी एवेन्यूज हैं अपने इलीगल मनी को पार करने के लिए, इलिसिट मनी को पार करने के लिए, ठीक है। टैक्स हेवन्स हैं यहाँ पे, कहाँ पे, केमैन आइलैंड्स, राउंड टिपिंग, पनामा। हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं प्रॉफिट्स को पनामा में, केमैन आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे ये टैक्स हेवन्स हैं, जो टैक्स हेवन्स कंट्रीज हैं, ओके। तो ये चीजें हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या है, इलीगल मनी, इलीगल है बट इसको छुपाया गया है, इट इज कंसील्ड फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स इवेजन के लिए। तो हम क्या करते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडिंग एग्रीमेंट में हम पैसे डिपॉजिट कर देते हैं पनामा में, केमन आइलैंड में, वहां पे शिफ्ट कर देते हैं प्रॉफिट्स को। रेगुलेशंस नहीं है, हवाला है ना। तो इसके ब्लैक मनी पॉवर्टी का कारण भी है। ब्लैक मनी से हम जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो मनी लॉन्ड्रिंग भी क्रिमिनल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को बढ़ावा दे रही है। रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो भी ब्लैक मनी उसके लिए एक कारण है, ओके। तो इससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो लॉस हो रहा है, टैक्स इवेजन होता है इसमें, ओके। अब गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन की थी, गवर्नमेंट ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो है वो किया था। जो बेनामी ट्रांजैक्शन हुई है, तो प्रॉपर्टी एक के पास होती है, तो जो है उसको फाइनेंस जो है वो दूसरा बंदा करता है, दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, उसमें वो लेके आए, ओके। ब्लैक मनी एक्ट हुआ था, तो जो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है उसके लिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया, इसने भी ब्लैक मनी को कंट्रोल किया। तो बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज आई गवर्नमेंट ने, टाइम टू टाइम लाई, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लाया, है ना। इलीगल एक्टिविटीज से पैसा कमाया हुआ को हम ब्लैक मनी बोलते हैं, उससे हम टैक्स को इवेड करते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई होती है, डर्टी मनी को हम साफ मनी करने की कोशिश करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है ना। एनी तो मनी लॉन्ड्रिंग लॉस है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस है, ओके। तो एजेंसीज के बीच में कॉपरेशन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टेरर फाइनेंसिंग की। एक होता है स्टेट स्पॉन्सरशिप। स्टेट स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि स्टेट जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेफ हेवन्स प्रोवाइड करता है टेररिस्ट, उनके कुछ जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करना होता है। और क्राउड फंडिंग होता है कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म मीन्स वो डोनेशंस लेते हैं किसी नाम के पर्पज से, और फिर वो उसको यूज करते हैं टेरर फंडिंग के लिए, क्राउड फंडिंग जिसको बोलते हैं। मिस यूज ऑफ एनपीओस, तो ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन फंड्स रेज करते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए, और लेकिन वो डाइवर्ट करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, इसको बोलते हैं स्पॉन्सर। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो रैंसम लेते हैं, किडनैपिंग करते हैं। ड्रग टैरिफिंग एक क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम है टेररिज्म के लिए। इलिसिट ट्रेड करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, इलिसिट ट्रेड, नरकोटिक्स ये भी इलिसिट ट्रेड है, किडनैपिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है।
तो टेररिस्ट क्या करते हैं, लॉन्डर करते हैं मनी, तो ताकि वो बैंकिंग सिस्टम में उसको डालते हैं और इस तरीके से डालते हैं कि उनके सोर्स का पता ही ना चले। ओके, हवाला है, हवाला भी एक सिस्टम है, इसमें फिजिकल मूवमेंट नहीं होता पैसों का, लेकिन पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। हवाला है, मनी लॉन्ड्रिंग है। ओके, क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन जैसे है, तो इस पे कोई रेगुलेशन ही नहीं है, इसकी तरीके से भी हम टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। अब टेररिस्ट का वो अपने रिक्रूटमेंट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं अपने काम, तो डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं, बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं टेरर फाइनेंसिंग के लिए। क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हम इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट की जरूरत है, इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत है। तो जिनके जो ट्रेनिंग है, जिनके वेपन्स हैं, उनको अटैक करो। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडिया ने होस्ट किया था इसको, फ्रांस ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो इंडिया की लॉन्ग हिस्ट्री है टेररिज्म के साथ, हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, हमारे ट्रेड को इफेक्ट करता है, टूरिज्म को इफेक्ट करता है। जीरो टॉलरेंस अप्रोच की बात कही है। टेरर फाइनेंसिंग, क्रिप्टो करेंसी की ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंशियल टैक, FATF की कैटेगरीज हैं, ग्रे लिस्ट होती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट होती है, एक होती है एनहांस्ड फॉलोअप, एक होता है रेगुलर फॉलोअप। तो ये कैटेगरीज होती हैं FATF, रिव्यू ऑफ इंडिया। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जो कि क्या करता है, मैनेज करता है, जो फंडिंग होती है ना NGOs की, उसको मैनेज करता है। अब ये टेररिज्म क्या है, ये क्या करते हैं, मोडस ऑपरेंडी क्या है, बॉम्बिंग करेंगे, साइबर अटैक्स करेंगे, ये भी टेररिज्म का एक तरीका है, बॉम्बिंग करेंगे, शूटिंग्स करेंगे, साइबर अटैक्स करेंगे। इनका मोटिवेशन क्या है, रिवेंज, जिहाद। डैमेज क्या करते हैं, फिजिकल डैमेज करते हैं, साइकोलॉजिकल डैमेज करते हैं, इकोनॉमिक हार्म देते हैं। तो मिलिटेंसी की वजह से पंजाब में मिलिटेंसी थी, JNK में मिलिटेंसी थी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये भी मिलिटेंसी की एक फॉर्म है। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, इंडियन मुजाहिदीन, लोन वॉल्फ अटैक होते हैं, रिंग राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, होम ग्राउंड मिलिटेंसी है, यूथ रेडिकलिज्म है, साइबर टेररिज्म। और साइबर के जरिए क्या करते हैं वो, यूथ को रेडिकलाइज करते हैं, यूथ रेडिकलिज्म हमें देखने मिलता है साइबर टेररिज्म के थ्रू, साइबर टेररिज्म के थ्रू यूथ रेडिकलिज्म रेडिकलाइजेशन होता है। ओके, ओके गाइस,
जो टेररिज्म की फॉर्म्स हैं। अब टाइप्स ऑफ टेररिज्म की बात करें, आगे हम बढ़ते हैं इसके। तो अब टेररिज्म एंड टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये हमने पढ़ा। अब टेररिज्म बड़े किस्म के होते हैं, मेथड्स, लो इन्वॉल्व अटैक्स होते हैं, न्यूक्लियर टेररिज्म होता है, कन्वेंशनल टेररिज्म है, बायोलॉजिकल टेररिज्म है। मोटिवेशन क्या है? रिलीजियस टेररिज्म हो सकता है, नार्को टेररिज्म हो सकता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो सकता है, पॉलिटिकल टेररिज्म हो सकता है, आइडियोलॉजिकली बेस्ड टेररिज्म हो सकता है। ओके, जैसे आइडियोलॉजी बेस्ड टेररिज्म की बात करें तो हम राइट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं। ओके, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, रिलीजियस टेररिज्म है, आईएसआईएस, तालिबान, अलकायदा, ये सारे फॉर्म है रिलीजियस टेररिज्म के। उसके बाद बायो टेररिज्म है, जैसे वायरस को इंटेंशनली, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं उनको रिलीज करना है, बैक्टीरिया को रिलीज करना है, हार्मफुल पैथोजन से बीमारी हो सके, पैनिक हो जाए। ओके, पॉलिटिकल टेररिज्म है, तो न्यूक्लियर टेररिज्म क्या होता है कि थ्रेटन करना, न्यूक्लियर डिवाइस का, मटेरियल का यूज करना। साइबर टेररिज्म है, तो क्या होता है कि हम जो इंफॉर्मेशन का डेटाबेस है उसके ऊपर अटैक किया जाता है, जो हमारे इंस्टॉल्ड जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डैमेज किया जाता है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है। जैसे साइबर अटैक जो सोलर विंड्स है, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो हैकर जो थे वो कहाँ थे? रशियन गवर्नमेंट के हैकर थे। उनका काम था जो यूएस गवर्नमेंट की एजेंसी से उनका डेटा को वो छीनने की कोशिश कर रहे थे। न्यूजीलैंड जो है उसके ऊपर छीनने की कोशिश की। स्टेट वर्सेस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या होता है? फिनेंशियल सपोर्ट की जाती है। स्टेट टेररिज्म होता है कि जब स्टेट जो है क्या करती है, अपने ही सिटीजन्स के ऊपर वायलेंस करती है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है कि वो प्रोवाइड करती है ग्रुप्स को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वेपन्स प्रोवाइड करती है, जिसका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। गोल्स क्या है? टॉर्चर किया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जाती है, बॉम्बिंग की जाती है, शूटिंग होती है। ओके,
ओके। अब जैसे स्टेट टेररिज्म, इजरायली सिक्योरिटी फोर्स ने अटैक किया पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, बहुत सारे लोग मारे गए, तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने कहा कि ये स्टेट टेररिज्म है। तो मर्डर क्या है? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। यूएस गवर्नमेंट ने रिपोर्ट रिलीज की कि सऊदी अरेबिया जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अप्रूव किया था जो जर्नलिस्ट था मर्डर जमाल खशोगी, तो उसको वो अप्रूवल दिया था। तो मर्डर क्या था? बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्ट ऑफ टेररिज्म। अब टेक्नोलॉजी क्या क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, डार्क वेब का इस्तेमाल किया जा रहा है, आईएसआईएस जो है, अलकायदा, हमास, हजबुल्ला, टेलीग्राम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, डार्क वेब का इस्तेमाल किया जा रहा है, डीप फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं, डीप फेक वीडियोस जो है वो बनाए जा रहे हैं, डार्क वेब का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके। तो बड़े सारे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी रिक्रूटमेंट की जा रही है टेक्नोलॉजी के जरिए, ट्रेनिंग दी जा रही है टेक्नोलॉजी के जरिए, डार्क वेब फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, डार्क वेब के ऊपर दिया जा रहा है, उनको ट्रेंड किया जा रहा है, फंड रेसिंग की जा रही है। ओके। अब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रांजैक्शंस को कंसील करने के लिए, आइडेंटिटीज को सील करने के लिए। एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, डार्क वेब का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर एंड ट्यूटोरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके। तो 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 हमने टेररिज्म और टेक्नोलॉजी को पढ़ा, हमने किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, काउंटर टेररिज्म को कैसे करना है, काउंटर कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, सिक्योरिटी फोर्सेस को सेंट्रलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होने चाहिए, रेगुलेटरी गवर्नेंस होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का कोलैबोरेशन होनी चाहिए। तो ये मेजर्स हैं, वे फॉरवर्ड है कि हम टेक्नोलॉजी से किस तरह से हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है ना। तो अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें गाइस। थैंक्स गाइस।